नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि ईमानदारी से ईमानदार पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज सुबह जब पूरी दुनिया की नजर, जब नींद टूटी तो एक तबाही की खबर उनका इंतजार कर रही थी। जी हां, भारत के लोगों को भी उस खबर का लंबे समय से इंतजार था। 2 अप्रैल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले इस बात का ऐलान कर दिया था कि 2 अप्रैल अमेरिका के लिए लिबरेशन डे होगा, यानी स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका तो बहुत पहले आजाद हो चुका है, अब उसको लिबरेशन डे की जरूरत क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि दरअसल दुनिया में जिस तरीके से अमेरिका को चूसा, खसोटा और लूटा गया है, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि 2 अप्रैल से पूरी दुनिया के उन तमाम देशों के ऊपर वो बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाएंगे। यानी जो सामान तमाम देश जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी अमेरिका जिन सामानों को अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, उस पर बड़े पैमाने पर वो टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। उसका ऐलान उन्होंने कर दिया। बातचीत शुरू करने के पहले सबसे पहले हम बता देते हैं दुनिया के कौन से वो देश हैं जिनके ऊपर उन्होंने, कुछ चुनिंदा देशों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिनके ऊपर बड़े पैमाने पर उन्होंने टैरिफ लगाया है। अगर आप इस लिस्ट पर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि वैसे तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, तकरीबन 100 से ज्यादा देशों के ऊपर उन्होंने लगाया है। 10% तो एक एवरेज है जो उन्होंने लगाया है, लेकिन अगर स्क्रीन पर नजर डालें तो चीन, यूरोपीय संघ, वियतनाम, ताइवान, जापान, इंडिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंग्लैंड, ये वो देश हैं जिन पर सबसे ज्यादा उन्होंने लगाया है। चीन के ऊपर उन्होंने लगाया है 34%, यूरोपीय संघ के ऊपर 20%, वियतनाम के ऊपर 46%, ताइवान पर 32%, जापान पे 24%, भारत यानी इंडिया पे 26%, दक्षिण कोरिया पे 25%, थाईलैंड पे 36%, इंग्लैंड पे 10% का उन्होंने टैरिफ लगाया है। सबकी नजर, चूंकि हम सब भारतवासी हैं इसलिए हमारी नजर थी कि भारत के ऊपर कितना लगता है, और कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद बहुत बड़े पैमाने पर लगेगा, लेकिन फिर भी 26% काफी बड़ा एक तरीके से चार्ज किया गया है। ट्रंप ने साफ तौर पर भारत का नाम लेते हुए कहा है, मोदी का जिक्र करते हुए, कि आप हमारे दोस्त हैं लेकिन आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। आप हमारे दोस्त हैं लेकिन आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। भारत हमसे 52% चार्ज करता है तो हम उसका आधा यानी 26% चार्ज करेंगे। अब इस खबर के आने के बाद दुनिया के मार्केट जब खुले, शेयर बाजार जब खुला, तो वहां हंगामा मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, एक तरीके से कहें तो खून खच्चर वहां पे मचा हुआ है। दुनिया के शेयर बाजार में जो कोहराम मचा, अगर उस पर एक नजर डालें तो S&P फ्यूचर पे 3% का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है, जापान मार्केट में 3%, हांगकांग में 2%, दक्षिण कोरिया में 2%। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर अपने यहां छापी है उसका शीर्षक है इट्स अ डिजास्टर। शीर्षक क्या है? इट्स अ डिजास्टर, ग्लोबल मार्केट्स स्लाइड आफ्टर ट्रंप अनवेल्स टैरिफ। और अब अंत में उन सारे देशों की एक लिस्ट आपके सामने रख देते हैं जिसमें चाइना, EU, वियतनाम, ताइवान, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, सिंगापुर, इजराइल, फिलीपाइंस, चिले, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, टर्की, श्रीलंका और कोलंबिया। यानी ये वो देश है जहां उन्होंने 10% से ज्यादा का एक तरीके से टैरिफ लगाया है। इसमें श्रीलंका पे 44% का टैरिफ है। ये वो इसी के साथ साथ वियतनाम पर भी 46% का टैरिफ लगाया। इस टैरिफ का मतलब क्या है? इससे दुनिया में की अर्थव्यवस्था में कितनी आग लगने वाली है, कितनी तबाही होने वाली है, या ये एक अच्छी चीज है? इससे फायदा किसको होगा? अमेरिका को फायदा होगा, भारत को फायदा होगा, या दुनिया को नुकसान होगा? राजेश महापात्रा हमारे साथ मौजूद है, जानकार हैं, PTI के पूर्व संपादक, साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पूरे एग्जीक्यूटिव एडिटर और उड़ीसा डायलॉग के डायरेक्टर। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तो कल रात से ही परेशान थे क्या होने वाला है, तो सुबह आप जब सो के उठे तो आपकी नींद अच्छी खासी
अच्छी नींद आई या बुरी नींद थी रात में? नहीं, देखिए, हमारे कोई रिश्तेदार अमेरिका में नहीं रहते हैं, हमारे कोई ज्यादा मित्र भी अमेरिका में नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है, इससे अगर सबसे ज्यादा घाटा किसी को है कि वो तो अमेरिका की जनता को है। जो अगर हम सवाल पूछे हु इज द हार्डेस्ट हिट, तो उसमें अमेरिका की जनता सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये चिंताजनक है। चिंताजनक अनेक कारण के चलते है। चिंताजनक इसलिए है कि अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की जो जनता है वो दुनिया के सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और ये टैरिफ्स का सीधा सीधा जिस तरह से इन्होंने अनाउंस किया, लगभग हर इंपोर्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ टैरिफ लग रहा है। जो मिनिमम टैरिफ लग रहा है वो है 10%। अगर आप केला खरीदते हो, और अमेरिका में लोग केला जरूर खाते हैं, लेकिन अमेरिका में केला का उत्पादन नहीं है खास, तो केला का ही एग्जाम्पल लीजिए। एक बगल में एक ग्वाटेमाला करके छोटा सा देश है, सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड, वहां से लगभग $5 बिलियन के केला अमेरिका आयात करती है हर साल। तो अमेरिका में सारे केला जो खाते हैं, ये अंदाजा लगाया जाता है कि ऑन एन एवरेज एक एवरेज अमेरिकन 1 किलो केला खाता है। सारे अमेरिकन केला नहीं खाते हैं, और वहां तो मंदिरों में केला भी नहीं चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो लेकिन केला 10% महंगा हो गया। लेकिन जब उससे बड़ा बात यह है कि केला 10%, मैंने एक छोटा सा ऐसे ही एग्जांपल दिया, हर कोई जो कंजम्पशन का आइटम है वो उसका रेट कम से कम 10% बढ़ता है। और कुछ केसेस में जाकर अगर आपकी चाइना से आयात है तो चाइना के ऊपर 34% लगाया है, और वो ओवर एंड एबव ऑलरेडी एक 20% जो टैरिफ इन्होंने अनाउंस कर चुके थे। यानी कि चाइना से जो आयात होता है उसके ऊपर 54% एवरेज टैरिफ अब लगेगा। तो और चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका को, लगभग $700 बिलियन के एक्सपोर्ट्स होते हैं। और इससे आप समझ लीजिए चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और जो चाइनीज इंपोर्ट्स है अमेरिका में वो कैसे महंगे होंगे, क्योंकि उनके बिना तो काम नहीं चलेगा, वो महंगे होंगे। तो एक तो कंज्यूमर को जो है ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अपना हर कोई कंजम्पशन के लिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अमेरिका की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 100% अब ऊपर बढ़ेगा। जब अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट चढ़ेगा तो जो इंटरेस्ट रेट्स होता है, वो इंटरेस्ट रेट्स जो है अमेरिका के जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेड, वो मजबूरन वो इंटरेस्ट रेट्स को भी ऊपर चढ़ाएंगे। जब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट चढ़ता है ऊपर, तो पूरा दुनिया के सेंट्रल बैंक जो है वही करते हैं, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। और उससे ये होगा कि जो आर्थिक मंदी जो धीरे धीरे रूट्स ले रहा है वो और बिगड़ने लगेगा। तो यानी कि सीधा सीधा हम कहें तो अमेरिका में इन्फ्लेशन का डर है और रिसेशन का डर भी ज्यादा रूट्स पकड़ लिया। और अमेरिका चूंकि पूरे विश्व के जो उत्पादन है उसके 1/4 उसका हिस्सा है, अमेरिका अगर रिसेशन में जाता है तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में चला जाता है, और पूरा ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाता है तो सब लोग अफेक्टेड होते हैं, भारत समेत। तो ये है बड़ा बड़ा कहानी कि जिस तरह का टैरिफ प्रपोजल्स ट्रंप लेकर आए हैं, इसका सीधा सीधा असर अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा, अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी पड़ेगा। उनका कहना है कि वो इस टैरिफ से अमेरिका को दोबारा ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कहते हैं कि इस टैरिफ अगर हम चलाते हैं तो यहाँ जो बाहर के देशों से इंपोर्ट होकर सामान बिक्री होते हैं वो उसमें कमी आएगी, और उसके चलते जो अमेरिका में जो लोग हैं, अमेरिका के जो कंपनी है वही वो चीजें बनाने लग जाएंगे। लेकिन शायद ये इतना सरल नहीं है। अमेरिका के बड़े सारे ऐसे कंपनियां हैं जो इंपोर्टेड इंटरमीडियरीज या इनपुट्स कह लीजिए, रॉ मटेरियल्स कह लीजिए, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इस टैरिफ्स के चलते उनको लगेगा कि भाई हमारा बिजनेस मुनाफे का नहीं रहेगा, हमारा बिजनेस वायबल नहीं होगा, तो अपना वो बिजनेस बंद कर देंगे। तो ये इसका असर अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर, उपभोक्ता के ऊपर, अमेरिका के छोटे कंपनियों के ऊपर पड़ेगा, और अमेरिका का अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। और उस
ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, और जिसके चलते भारत को भी ज्यादा झटका वहां से मिलेगा, ना कि ये 26% टैरिफ। ठीक ठीक है राजेश, भारत के ऊपर अभी थोड़ी देर बाद में हम आते हैं। दो तीन चीजें आपने की। पहली बात तो आपने ये कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिकन कंज्यूमर्स को होने वाला है, यानी अमेरिका के रहने वाले लोगों को होने वाला है। और आपने कहा कि एक जैसे केले का उदाहरण देते हुए कहा कि केले के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि केला वो भारत ग्वाटेमाला से इंपोर्ट करता है, दूसरी जगहों से इंपोर्ट करता है, यानी हर चीज के दाम वहां बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और रिसेशन यानी मंदी की आशंका आप जता रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के शेयर मार्केट में ऑलरेडी आग लगी हुई है। एस&पी फ्यूचर में अभी हमने जो ग्राफिक्स दिखाया था उसमें हमने देखा 3% का ड्रॉप है। जापान में भी लगभग 3% का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। 2% का ड्रॉप वियतनाम और हांगकांग के मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। ये तो एक चीज दिखाई पड़ रही, बट मुझे ये बताइए कि अगर जो चीज आप समझ रहे हैं तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम होगी उनको भी समझ में आ रही होगी कि जिस तरीके के टैरिफ लगा रहे हैं उससे अमेरिका को नुकसान होगा, वहां महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिसेशन की आशंका बढ़ेगी। वो क्यों कर रही है काम? नहीं, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे एक शख्स हैं, और खास करके इस तरह के लीडर्स जो होते हैं उनके जो नीतियां होते हैं उस नीति के पीछे एक राजनीति होती है, और ये ज्यादातर सिंबोलिज्म से चलता है, कम फैक्ट्स एंड फिगर से चलता है। उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए, अगर वो एक जो डिटेल टेबल था उसको अगर आप स्क्रीन पे ले आए, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये जो सारे देश ये हमें चार्ज करते हैं, ये रेट इन्होंने कैसे पाया। जैसे भारत के वीजा भी इन्होंने कहा कि 52% भारत चार्ज करता है। राजेश ऋषभ, अगर आप जो वो पूरी जो टेबल है अगर वो आप दे सकें जो हमने भेजी थी तो वो ज्यादा बेहतर। यस बिल्कुल। अब देखिए, अब इस टेबल को देखिए, इंडिया के साथ जो है 46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और इंडिया का टैरिफ को उन्होंने बढ़ा के कर दिया 26%। ठीक है, इंडिया का शेयर अमेरिका के इंपोर्ट्स में मात्र 3% है। अब आप यूरोपियन यूनियन ले लीजिए, हमसे जो है 5 गुना ट्रेड डेफिसिट उनके साथ है, उनके ऊपर नया टैरिफ जो है 20% है। उस तरह से अगर ये आप लिस्ट में देखेंगे कि अब श्रीलंका देख लीजिए, मात्र 3 बिलियन की डेफिसिट है और मात्र 0.1% शेयर है उसके यूएस इंपोर्ट्स पे, लेकिन उसके ऊपर आप 44% लगा दिए टैरिफ। तो जिस तरह से इंडिया के वीजा भी जो हुआ है वो यूरोप के कंपैरिजन में इंडिया के ऊपर ज्यादा लगा दिया, उस तरह से इंडिया के कंपैरिजन में श्रीलंका के ऊपर ज्यादा लगा दिया। ये हुआ कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जो चीज अभी तक कुछ सोशल मीडिया में कुछ इकोनॉमिस्ट लोग ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, ये जो उन्होंने हिसाब लगाया, इन्होंने कहा कि हमें हर ट्रेडिंग पार्टनर हमें कितना टैरिफ चार्ज करता है। वो जो टेबल जो चार्ट डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा है, उसमें ये रेट जो है बताया गया है कि ये नॉन टैरिफ बैरियर्स और करेंसी मैनिपुलेशन का इंपैक्ट भी इंक्लूड करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर झूठ बोला है वहां पर उन्होंने। ये बेसिकली एक बड़ा सिंपल कैलकुलेशन इन्होंने लिया है कि जो देश के साथ जितना ट्रेड डेफिसिट है उसको इन्होंने उस देश का जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को उससे डिवाइड करके 100 में उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक परसेंटेज। ये दरअसल में हमें ट्रेड इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था कि एक अंदाजा कौन सा कंट्री कितना प्रोटेक्शनिस्ट है विजावी आपका इकोनॉमी को देखने के लिए एक हिसाब बनाया जा सकता है, लेकिन इतना सिंपलिस्टिक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इतना सिंपलिस्टिक अप्रोच, ये कोई सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चैलेंज हो सकता है और चैलेंज होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो ये दर्शाता है कि किस तरह से रश में इन लोगों ने किया है, इन्होंने कोई होमवर्क ठीक से किया नहीं है। इन्हें वही प्रॉब्लम है जो हमारे देश में हम देखते हैं कि एक मार्केटिंग, एक गिमिक करना है, कोई पॉलिसी जो अनाउंस कर रहे हैं उसके पीछे कोई खास होमवर्क नहीं हो रहा है। ट्रंप ने ये अपने चुनाव में कह दिया था कि भाई हम टैरिफ लगाएंगे। वो ही इज ऑब्सेस्ड कि भाई उनको लगता है कि टैरिफ्स लगाने पर हमारा इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगा। वो कभी 150 साल पहले अमेरिका में हुआ था। अब दुनिया बदल चुका है, लेकिन अभी भी वो उस हिसाब को लेकर चलते हैं। अब आप देखिए, एक हिसाब मैं आपको देता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो टैरिफ में लगाया हूं, इसमें आने वाले 10 सालों में अमेरिका
का सरकार $6 ट्रिलियन कमाई करेगी 10 साल में, यानी कि ऑन एन एवरेज एक साल में $600 बिलियन, यानी कि इंपोर्ट्स के ऊपर $600 बिलियन अमेरिका की सरकार उठाएगी। $600 बिलियन को अगर आप अमेरिका के पॉपुलेशन से डिवाइड कर लें तो $5000 एवरेज होता है। ये जो टैरिफ्स को अगर पास ऑन कर दिया जाए कंज्यूमर को, यानी कि हर अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर एवरेज $5000 का एडिशनल बर्डन आ गया। आप समझते हैं $5000 का एवरेज बर्डन का मतलब क्या है? उससे अमेरिका की जो कंजम्पशन डिमांड है वो कहीं ना कहीं वो तो अफेक्ट होगा ही, और कहीं ना कहीं अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो हर्ट होगा। $5000 बहुत होता है एक एवरेज अमेरिकन के लिए, ठीक है। वो इन्होंने ये कोई इकोनॉमिक रैशनल से गाइडेड नहीं होते। तो आपका जो सवाल था कि क्या इनको ये मालूम नहीं है, ऑफ कोर्स मालूम है इनके सलाहकारों को, लेकिन राजनीति में सलाहकार अपने नेता को वही बोलते हैं जो वो सोचते हैं कि नेता सुनना चाहता है, ना नेता को वो करना चाहिए, और वही हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए कल ये अनाउंसमेंट के बाद अमेरिका के सारे स्टॉक फ्यूचर्स नीचे गए। जैसे आपने कहा एशिया के मार्केट्स में ऑलरेडी सुबह से तबाही मचा हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट इतना नहीं गिरा है, उसका कारण है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा कहीं हिंदुस्तान थोड़ा सा बचा हुआ है, माने हिंदुस्तान में लगता है लोगों को कि डायरेक्टली बचे हुए हैं, मैं कहूंगा कि इनडायरेक्टली हिंदुस्तान भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है, इसलिए स्टॉक मार्केट की इंपैक्ट थोड़ा सा कम हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सारे जगह ये हुआ है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या बोला। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि वी डू नॉट कंसीडर दिस टू बी एन एक्ट ऑफ ए फ्रेंड। साउथ कोरिया के लीडर ने कहा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया साउथ कोरिया की सरकार ने सारे अपने इंडस्ट्री और बिजनेसेस को कि भैया आप लोग रिपोर्ट्स बनाइए डिटेल्ड इंपैक्ट की, और हम सरकार के तरफ से आपको वो सपोर्ट देंगे। चाइना अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जापान का क्या रिस्पॉन्स आया है हमने देखा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो है इनफॉर्मली ये कहा जा रहा है कि ये मिक्स्ड बैग है, ठीक है। तो अभी ये सारा एवरेज टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है, अभी डिटेल्ड सेक्टोरल लेवल का बात आने वाले दिनों में आएगा, तब देखेंगे कैसे होता है। अभी और बहुत सारे डिटेल्स आने बाकी हैं। बिल्कुल। अगर आप भारत के बारे में चर्चा करते हैं, भारत में 26% का टैरिफ लगाया है, और कुछ लोगों को लग रहा है तो शायद और ज्यादा भी टैरिफ भारत के ऊपर लग सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि आप हमसे 52% चार्ज करते हैं, इसलिए हम आधा आपके ऊपर लगा रहे हैं। उनका जो पूरा फॉर्मूला ये था कि जो देश उनसे जितने परसेंट चार्ज करता है उसका 50% वो कर रहे हैं। तो जो भारत में 26% का लगा है, इसका क्या नुकसान भारत को होने वाला है? देखिए, मैंने जैसे कहा स्टॉक मार्केट आज उतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया अभी तक। उसका एक बड़ा कारण है कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये पहले से हमें पता चल गया था, ठीक है ना। ऑटो कंपोनेंट्स एक हमारा क्रिटिकल एक्सपोर्ट्स है अमेरिकन मार्केट के लिए, तो वो तो मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। फार्मास्यूटिकल्स एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है इंडिया से। इन्होंने अभी ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स को बाहर रखा है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ एक है इंडिया के फार्मा एक्सपोर्टर्स को। इसलिए आज सारे फार्मा स्टॉक्स जो है वो 3% से लेकर 6% तक ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है। अब जो बड़े आइटम्स है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखना है कि सेक्टर लेवल पे क्या टैरिफ देंगे। लोगों का उम्मीद यह है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बहुत बड़ा चंक है, क्योंकि एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यहाँ से एप्पल है। एप्पल फोन से ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, और ट्रंप जो है ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के उनके जो बड़े कंपनियां हैं उनको नाराज कभी करना नहीं चाहते हैं। तो उम्मीद यह है कि शायद जब डिटेलिंग पे जाएंगे तो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स पे कम लग जाएगा। तो दूसरा जो है अपैरल वगैरह हो जाए, और मेटल्स एल्यूमिनियम स्टील की बात जहां कर रहे हैं हम, वहां पर हो क्या रहा है आशुतोष कि चूंकि और जो देश ये सारे सामान एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लग रहे हैं। तो यहाँ उम्मीद यह है कि शायद इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए अपैरल, जो गारमेंट्स होते हैं, अपैरल और गारमेंट्स जो है वो बांग्लादेश से बहुत एक्सपोर्ट होता है, जितना अमेरिका के एमएनसीज हैं।
और बांग्लादेश जो है इट हैज बीन द हार्डेस्ट हिट। अगर पोरर नेशंस के अंदर लेंगे तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश हिट हुआ है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश के ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने टैरिफ लगाया है, और खास करके अपैरल सेक्टर बांग्लादेश का। इसीलिए कल जो है अमेरिका के अंदर जो कुछ कपड़ों की कंपनी है, गैप वगैरह, जिनका यहाँ बहुत बड़ा बांग्लादेश के अंदर सोर्स बेस है, उनके स्टॉक 7-15% तक नीचे गिरे हैं। तो अब माना जा रहा है कि हो सकता है इंडियन अपैरल एक्सपोर्टर्स जो है इससे फायदा इनको मिल जाए। अब जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है जिसमें चाइना बहुत इंपोर्ट करता है। अब चाइना के ऊपर 54% लग रहा है, इंडिया के ऊपर अगर 26% लग रहा है, तो लोगों को उम्मीद है कि शायद इंडिया को कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए। तो इसीलिए सरकार में कुछ लोग जो है इनफॉर्मली जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा ब्रीदर मिल गया है। और उसके साथ साथ ये उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि अभी इंडिया के ऊपर पूरा डायरेक्टली नहीं आए हैं, और अभी जो हमारी जो निगोशिएशंस चल रही है ट्रेड डील को लेकर, अगला 4-5 महीने में हमारे अगर ट्रेड डील हो जाए, शायद इंडिया को और ब्रीदर मिल जाएगा आने वाले दिनों में। तीसरा जो है वो ये है कि इंडिया और चाइना, इस तरह से कुछ बड़े कंट्रीज, ये ट्रम्प का ये टैरिफ आएगा इस एंटिसिपेशन में ऑलरेडी अपना एक्सपोर्ट्स अमेरिका के वहां पे पहुंचा चुके हैं, पहुंचा के उन्होंने स्टॉक्स बिल्डअप कर लिया है। तो 2-3 महीने तक उन्हें और राहत मिल जाएगी। तो ये सारे मायना है, जिसलिए लोग कह रहे हैं इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट जो है मिक्स्ड बैग है। लेकिन मेरा दूसरा मानना है, मेरा मानना यह है कि इंडिया अभी एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बन चुकी है। अगर कल को अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता है, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट आगे चलता है, तो कहीं ना कहीं मजबूरन हिंदुस्तान के अंदर आरबीआई को अपना इंटरेस्ट रेट घटाने में मुश्किलें होंगी। अब अगले इसी हफ्ते ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिल रही है, और ज्यादा उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार और एक इंटरेस्ट रेट में घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें हमारी जो स्लो डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन है, हम यहाँ मानना है लोगों का कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो ताकि इन्वेस्टमेंट को फायदा मिले, वो होते होते रह जाए। तो दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्लो डाउन में चल रहा है, डिसरप्शंस हो रहा है, जैसे मैंने आपका ग्वाटेमाला का बात कहा, इस तरह से बहुत छोटे छोटे देश हैं जो कहीं ना कहीं बुरी तरह से अफेक्टेड होंगे, क्योंकि वो ऐसा है कि सिंगल प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, और वो पूरा सिंगल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर उनके ऊपर खराब इंपैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पूरा ग्लोबल इकोनॉमी में एक तरह का डिसरप्शन होता है। कोई इस तरह से जो डिसरप्शन है वो कोई भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। हर कोई कंट्री अफेक्टेड होगा, और उसमें इंडिया भी अफेक्टेड होगा। मोटा मोटा कहानी ये है कि जो इन्होंने किया है, अगर इससे ये बैक ट्रैक नहीं करते हैं, या इसको आगे जाकर जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा इन चीजों को डाइल्यूट नहीं करते हैं, तो जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, और वो बुरा असर के चलते भारत का अर्थव्यवस्था भी अफेक्टेड होगा। आपने बांग्लादेश का जिक्र किया था। बांग्लादेश को के ऊपर इन्होंने जो लगाया है वो तकरीबन 37% का टैरिफ है। 37% का टैरिफ है, और जो यूएस का जो एक्सपोर्ट है उसमें 1% का उनका कंट्रीब्यूशन है। तकरीबन $6 बिलियन का जो बैलेंस है वो बांग्लादेश के फेवर में है। तो 39%, इसी तरीके से अगर आप देखें तो 37%, इराक पे 39%, 38% गुयाना पे, पाकिस्तान पे 30%, श्रीलंका पे 44%, मतलब हैफजर्ड तरीके से करने की कोशिश की। तो आपके कहने का मतलब बिल्कुल साफ है राजेश, की भारत पर इसका असर अभी उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से लिंक्ड है। तो अगर वहां पे कोई डिसरप्शन होता है तो भारत पे उसका डिसरप्शन होगा। अब मेरा सवाल यह है कि जैसे कि आज भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि इट्स अ मिक्स बैग। उन्होंने कहा इट्स अ मिक्स बैग, उतना सेटबैक नहीं, सेटबैक है लेकिन उतना सेटबैक नहीं है। तो मोदी सरकार की क्या तैयारी होनी चाहिए थी? क्या इसको कैसे वो एब्जॉर्ब करेंगे इस शॉक को? क्योंकि अभी तो उन्होंने एक टैरिफ लगाया है, कोई गारंटी तो नहीं कि 10 दिन बाद फिर नया लगा दें, 26 को बढ़ा के 52 कर दें, 52 की जगह 104 कर दें। मतलब जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ट्रम्प की है, ही कैन डू एनीथिंग। तो आपको क्या लगता है? समझ गया मैं। दो तरह का रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए। पहला, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये है कि देखिए, इनमें से कुछ चीजों को हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके ले लेना चाहिए। जैसे उनके तरफ से अब दबाव बनेगा कि आप कृषि को खोलिए,
ठीक है। अब मैं ये एग्रीकल्चर को लेकर अभी आने वाले दिनों में बहुत डिस्कशन होएगा, और मुझे पता नहीं उसको लेकर मोदी सरकार का रवैया क्या है और तैयारी क्या है। लेकिन मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूं, और आपके दर्शकों के लिए खास करके ये बहुत मायना रखेगा। अमेरिका के जो अभी रिपोर्ट, अमेरिका के खुद के रिपोर्ट आया है कि इनके, एक मिनट दीजिए, मैं इनके जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का रिपोर्ट है कि अमेरिकन फार्मर को सालाना अमेरिका $31,000 के डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। 31,000 मतलब आप समझ लीजिए कितना है, लगभग 25 से 1 लाख रुपए होगा, ऐसे ही कुछ, ठीक है जी। डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। हमारे फार्मर्स को डायरेक्ट ट्रांसफर क्या है, पीएम किसान के योजना के अंदर 6,000 रुपए मात्र। और ये जो अमेरिका में जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है वो केवल फार्मर को नहीं, एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशंस को भी डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। यानी कि जो सब्सिडी वो देते हैं उनके कंपनी और उनके फार्मर्स को, वो कई इतना गुना ज्यादा है हिंदुस्तान के फार्मर को या एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंपनी को जो मिलता है। तो अगर कल को हम अपना कृषि के बाजार खोल दे तो हमारा किसान और हमारे जो कृषि उत्पादन के साथ जुड़े हुए कंपनियां हैं वो ओवरनाइट खत्म हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे सरकार वाकिफ है इससे, और शायद वो इस पे बात पे मानेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि वो मानना दूर की बात है, एग्रीकल्चर निगोशिएटिंग टेबल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के हिसाब से हमारी अधिकार है, हम अपना कृषि को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब अमेरिका कहती है कि आप कृषि को खोलिए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एग्रीमेंट को जो है अंडरमाइन करते हैं। ये हमें कतई नहीं मानना चाहिए। तो एक जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हर चीज को बायलैटरल पे छोड़ दे, तो हमें मल्टीलैटरल बॉडीज में भी अपना मुहिम जारी रखना चाहिए। दूसरा, बायलैटरल हम अच्छे होमवर्क करके हम इनके साथ निगोशिएट करना चाहिए। पहला तो हमको अभी ये सवाल अमेरिका से पूछना चाहिए कि भाई आप ये 52% हिसाब पे कैसे पहुंचे, हमें समझाइए, ठीक है। और अगर आप जिस तरह से आप हिसाब करते हो उस तरह, जिस तरह से हिसाब होना चाहिए उस तरह से अगर हम हिसाब करते हैं तो खेल कुछ बदल जाता है दूसरी तरफ। तो ये हार्ड नेगोशिएशन की जरूरत है, और उसके लिए होमवर्क बहुत जरूरी है, ना केवल स्लोगनबाजी हम करते रहे, ठीक है। हमारे मंत्रियां हैं जो जिनको स्लोगनबाजी में बहुत मजा आता है, ठीक है, वो छोड़े। और खास करके ऐसे मंत्री, मैं नाम नहीं लाना चाहता हूं, जिनका जिम्मेवारी है इस तरह का निगोशिएशन को आगे बढ़ाना, ठीक है। ये शॉर्ट और मीडियम टर्म का है। तीसरा, हमें तुरंत टैक्टिकल अलायंसेस खोजना पड़ेगा, तब अमेरिका के ऊपर दबाव बनेगा। जैसे चाइना ने कुछ 3-4 दिन पहले बोला कि हम अब जापान और एक देश का साउथ कोरिया के साथ हम बातचीत जारी रख रहे हैं, हमारी इस तरह एक हमारा कंबाइंड एफर्ट इसको काउंटर करने के लिए। आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, तो एक अलग तरह का ध्रुवीकरण होने का उम्मीद है। तो भारत को भी हम जो ये हमारी, देखिए आशुतोष, समस्या क्या है, इंडियन एलिट जो है ना वो कुछ ज्यादा ही एंग्लो अमेरिकन बेट पे जुझा हुआ है, ठीक है। हमारे सारे एलिट जो है, इनके बच्चे, इनके फैमिली, इनके रिश्तेदार अमेरिका और यूरोप में रह गए हैं। हम लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं अमेरिका और यूरोप से। हमें एशिया में जो दूसरे जगह है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन मैं कहूंगा कि मिडिल ईस्ट है, इनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए उसके ऊपर काम करना शुरू कर ले। ये हमारी, मेरा कहना है, ये लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आज क्यों डर रहे हैं सारे चीजों के ऊपर, टैरिफ के अंडर आप शेल्टर ले रहे हैं हजारों इंडस्ट्रीज में। आपने पिछले 30 साल हो गया आपने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का प्रोग्राम छोड़ दिया, लेकिन आपका हर कंपनी, बड़ा कंपनी, छोटे बिजनेसेस से बड़ा कंपनी ज्यादा प्रोटेक्शन मांग रहा है। क्यों? ये बदलना चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। हाँ, आपके सारे बड़े कंपनी ये टैरिफ का शेल्टर में छुपना चाहते हैं, इसको हटाइए,
इसको हटाने की कार्यक्रम शुरू करिए। हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें कॉम्पिटिटिव होने पर फोकस करना चाहिए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम ग्लोबल मार्केट पे अपने दम पर लड़ सके। आज के डेट पर हम ग्लोबल मार्केट में प्राइस सेटर नहीं है, हम प्राइस टेकर है। जो रेट पे ग्लोबल मार्केट में कोई चीज बिकता है, हम मजबूरन उसी रेट पे बेच सकते हैं, तो हमारा सामान खरीदी जाती है, नहीं तो नहीं खरीदी जाती है। एप्पल क्या है? एप्पल कंपनी जो अपनी फोन बनाती है, वो क्या आपके डिमांड के मुताबिक पैसा सेट करती है? वो अपना पैसा सेट करती है, आप खरीदते हैं, उसको कहते हैं प्राइस सेटर। हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को प्राइस सेटर बनाने की आवश्यकता है। तो ये लंबे दौर की काम है। इसके लिए एक सोच समझ के रणनीति बनाने की आवश्यकता है और नारेबाजी से हटकर काम पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, नारेबाजी से हटके काम पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो बात राजेश ने कही, मुझे लगता है कि दुनिया एक बड़े मैं तबाही शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया एक बड़ी अनिश्चितता की दौर में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में भारत की तैयारी क्या है और भारत इससे कैसे निपटेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत कितनी भी तैयारी कर ले, दिक्कत इसी बात को लेकर ये है कि आज इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड और ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। तो अगर अमेरिका पे कुछ असर पड़ेगा, चीन पे कुछ असर पड़ेगा, ताइवान पे कुछ असर पड़ेगा, तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि भारत को नए अलायंसेस करने पड़ेंगे, कुछ इनोवेटिव तरीके खोजने पड़ेंगे और नए तरीके से सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या भारत उसके लिए तैयार है? ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन आज हमने एक प्रिलिमिनरी बातचीत राजेश से इस पूरे मसले पर की है। इस पर लगातार हमारी नजर, हमने पिछले कई महीनों से लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। भारत पे आगे क्या असर हो सकता है, अमेरिका के इस कदम से और आगे क्या क्या तबाही हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश,